आज हम लोग देखेंगे एंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन है आपका? एंट्रोपी। इसको आपको दिया था 1850 ईस्वी में क्लाउसियस ने। एंट्रोपी क्या चीज होती है उसको उन्होंने बताया था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पे, फिर उसको ऐड कर दिया गया। 1850 ईस्वी में किसने दिया था इसको? क्लाउसियस ने। तो ये लाइन यहाँ पे लिख दीजिएगा, एंट्रोपी इज एन important चलिए आप समझते हैं आपका एंट्रोपी को। एंट्रोपी एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसको हम किसी भी सिस्टम का जो आपका डिसऑर्गेनाइज है, डिसऑर्गेनाइज का मतलब समझ में आता है? अव्यवस्थित। ऑर्गेनाइज का मतलब व्यवस्थित और डिसऑर्गेनाइज का मतलब अव्यवस्थित। तो किसी भी सिस्टम का जो पार्टिकल्स क्या होती है? अव्यवस्थित होती है, और वो कितना अव्यवस्थित होती है उसको जिससे हम मेजर करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? एंट्रोपी कहा जाता है। बात पकड़ में आया? आपके पास में दो जार है, एक जार में क्या भरा हुआ है? चीनी भरा हुआ है। समझ पा रही है? जब आपने उस जार से उस चीनी को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया दूसरे जार पे, तो आपने देखा कि कुछ जो आपका चीनी का पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, वो इधर उधर गिरे पड़े हुए होंगे। कुछ पार्टिकल्स आपका जहां जिस बर्तन से, जिस कंटेनर से आप उसको ट्रांसफर किए उसका वाल पे लटके हुए हैं। समझ पाई? अब यहाँ पे समझने वाली थोड़ी सी बात है कि जो चीनी का ऑर्डर था पहली वाली कंटेनर पे, जब आप उसको ट्रांसफर किए तो वहां का चीनी का जो ऑर्डर था क्या सेम ऑर्डर में हुआ? वो उसका व्यवस्था क्या हो गया? वहां पे चेंज हो गया। और कुछ आपका क्रिस्टल जो थी, क्रिस्टल यानी कि चीनी इधर उधर क्या हो गई? बिखर गई। तो उसको हम जिससे मेजर करेंगे वही क्या कहलाएगा? आपका एंट्रोपी कहलाएगा। बात पकड़ में आया? यहाँ पे एंट्रोपी किसको कहते हैं? जैसे जैसे किसी भी सिस्टम का मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आपका एंट्रोपी भी बढ़ते जाता है। क्या मेरा बात समझ में आ गया? इसको हम और डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन जानकारी की बात यहाँ पे बता दें कि एंट्रोपी को हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? सिर्फ जो एंट्रोपी का डिफरेंस होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ही मतलब हुआ कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं बना है, इंजन नहीं बना है जो आपका रिएक्टेंट को 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, और जो बचा हुआ चीज है वही भाग आपका क्या कहलाता है? एंट्रोपी कहलाता है। बात पकड़ में आया? डाउट है कहीं पे एंट्रोपी को समझने में? चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, एंट्रोपी इज द मेजर, एंट्रोपी इज द आया समझ में? हमने यहाँ पे क्या लिखा कि एंट्रोपी क्या है? किसी भी सिस्टम का डिस जो ऑर्गेनाइज होता है, अव्यवस्थित जो होता है, उसको क्या करते हैं? मापा जाता है, या उसका किसको मापते हैं? रैंडमनेस को मापते हैं। समझिएगा यहाँ पे कि मान के चलिए कि आपका जो ठोस है क्या है? ठोस यानी कि सॉलिड। तो उसके अंदर पे जो पार्टिकल्स होंगे उसका ऑर्गेनाइज दूसरा होगा। किसकी रेस्पेक्ट में? लिक्विड की रेस्पेक्ट में। अगर लिक्विड को हम कंपेयर करें किससे? गैस से, तो उसका भी हमारा क्या होगा? जो ऑर्गेनाइज होगा पार्टिकल्स का वो क्या होगा? अलग होगा। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का एंट्रोपी क्या होगा? अलग अलग होगा। समझ पा रही है? आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। नीचे लिखिएगा, इट इज
रिप्रेजेंटेड बाय एस। एंट्रोफी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? हमने आपको बोल चुका कि कभी भी हम एंट्रोफी को मेजर नहीं कर सकते हैं। किसको मेजर कर सकते हैं? उसका डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। समझ पा रही है बात को? इसको हम क्या डेल्टा एस लिख सकते हैं? डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोफी। आपका बदला कि नहीं बदला एंट्रोफी? कि आपने एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर पे शुगर को डाला, तो पहले वाले कंटेनर पे शुगर का जो ऑर्गेनाइज था, व्यवस्था था, वो दूसरा था। आप उसको पलटी कर दिए तो वहां पे शुगर क्या हो गया? दूसरा व्यवस्थित हो गया। तो दोनों में कितना व्यवस्थित हुआ, उसका अंतर क्या कहलाएगा? आपका डेल्टा एस कहलाएगा। बात पकड़ में आया? चलिए, डेल्टा एस इक्वल टू आपका होता है क्यू। क्यू का मतलब यहां पे समझेंगे हीट यानी कि एनर्जी। ये रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर। याद रखेंगे? क्यू का मतलब क्या समझे आप? हीट एनर्जी। रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर। टी फॉर टेम्परेचर। आपको इजी समझने के लिए आपको यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा एच। किसके बदले में? क्यू रिवर्सिबल के बदले में क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच। डेल्टा एच का क्या मतलब हुआ? चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन एनर्जी बाय टी। क्लियर? तो सिंपल फॉर्म में आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी। ये फॉर्मूला हमारा निकल के आती है सामने। अब थोड़ी सी जानकारी। किसी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझ में आता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या? विन्यास। अगर ऑर्गेनाइज हो, किसी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? ऑर्गेनाइज हो, तो उसका एंट्रोफी घटती है। क्या बात समझ में आ गया? अगर किसी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन डिसऑर्गेनाइज हो तो उसका एंट्रोफी बढ़ती है। बात पकड़ में आया? अगर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? ऑर्गेनाइज हो, तो एंट्रोपी घटेगी। ऑर्गेनाइज होने पर घटेगी, डिसऑर्गेनाइज होने पर बढ़ेगी। याद रखेंगे? अभी इसी से बहुत सारा क्वेश्चन निकल के आएगा सामने। देयर इज ए, बात पकड़ में आया? अगर अव्यवस्थित हो तो एंट्रोपी इंक्रीज, व्यवस्थित हो तो एंट्रोपी डिक्रीज। यही चीज यहां पे लिख दिया गया है। अगर और इसको लंबा लिखना चाहते हैं तो इसको उल्टा कर दीजिए। समझ पा रही है? उल्टा करेंगे तो क्या होगा? फ्रेंड, देयर इज ए सिस्टेमेटिक मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन इज डिसऑर्गेनाइज्ड, देन इट्स एंट्रोपी विल बी इंक्रीज। क्लियर? चलो आगे समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। आपके पास में आइस है। आइस का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? बर्फ जिसको कहते हैं, आइस। इसका स्टेट क्या होता है आइस का? सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर पे मॉलिक्यूल्स का जो ऑर्गेनाइज होता है, जो अरेंजमेंट होती है, वो इस तरह से होता है ना? बात पकड़ में आया? इसको हम क्या कर दें? हीट कर देंगे। क्या कर दें? हीट। तो आइस को हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वाटर। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। जब वाटर बना तो इसका जो मॉलिक्यूल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो जाएगा? दूर दूर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इस वाटर को आपने और हीट दिया। समझ पा रही है? तो ये क्या बन जाएगा? गैस बनेगा, स्टीम, वाष्प बन जाएगा। और वाष्प का आपको मॉलिक्यूल्स पता होगा, है कि नहीं? अब हम लोग बात करेंगे यहां पे रैंडमनेस की। क्या लिखा हुआ है ऊपर में? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड,
देयर इज ए सिस्टमैटिक मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गेनाइज्ड। क्या इसका मॉलिक्यूलर का कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गेनाइज है या नहीं है? है। नहीं है? इसका उससे थोड़ा कम है और इसका सबसे कम ऑर्गेनाइज है। क्या बात पकड़ में आया? तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि जो ऑर्गेनाइज के फॉर्म पे होता है उसका एंट्रोपी सबसे कम होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब यहाँ पे आइस आपका किस केस में है? सॉलिड। वाटर किस केस में है? लिक्विड। और स्टीम आपका किस केस में है? गैस। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसके पास? स्टीम के पास। आइस से ज्यादा वाटर के पास और सबसे कम आइस के पास एंट्रोपी होती है। पकड़ पाई बात को? इसका ये मतलब भी हुआ कि एंट्रोपी आपका स्टेट फंक्शन को भी शो कर रहा है, नहीं कर रहा है? स्टेट फंक्शन का मतलब समझ में आता है? हमने पढ़ चुका है इसके बारे में। स्टेट फंक्शन किसको कहते हैं? कि वो अपनी अवस्था को किस तरह से दर्शाता है। तो ये वही तो दर्शा रहे हैं कि जिसके पास में ज्यादा एंट्रोपी है मतलब वो गैस हो सकता है हमारा, मतलब वो उसका स्टेट फंक्शन को दिखाया। अगर उससे कम एंट्रोपी है तो वो लिक्विड हो सकता है, मतलब वो इसका स्टेट फंक्शन हुआ। और जिसके पास में सबसे कम एंट्रोपी है तो वो सॉलिड हो सकता है। तो किसको शो किया है? एंट्रोपी स्टेट फंक्शन को शो किया। समझ में आ गया? चलिए लिख लेंगे। एंट्रोपी also show that of state function of system। समझ में आ गया? किसी सिस्टम का स्टेट फंक्शन को भी एंट्रोपी क्या करता है? शो करता है। अब पता लगा पाएंगे एंट्रोपी से कि उस सिस्टम का स्टेट फंक्शन क्या है, कि सॉलिड में है, कि लिक्विड के फॉर्म पे है, कि गैस के फॉर्म पे है। बात पकड़ में आया यहाँ पे? डायरेक्टली एंट्रोपी कैन नॉट बी मेजर्ड। सीधे तौर पे हम एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? अगर सीधे तौर पे हम एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते हैं तो किसको मेजर कर सकते हैं? एंट्रोपी चेंज। किसको हम मेजर कर सकते हैं? एंट्रोपी चेंज। बट एंट्रोपी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड। जो एंट्रोपी यहां पे क्या होगा? बदलेगा, उसको हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। बात पकड़ में आया? अगर आपसे कोई पूछा कि एंट्रोपी कितना, तो आप डायरेक्टली एंट्रोपी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एंट्रोपी कितना बदला तो आप उसको बता पाएंगे। समझ पा रही है? यस सर। एंट्रोपी चेंज को रिप्रेजेंट किससे किया गया? डेल्टा एस से। क्लियर? इक्वल टू एस फॉर क्या? एंट्रोपी। एट फॉर क्या हो गया? फाइनल। माइनस एंट्रोपी इनिशियल। समझ लीजिए। और डेल्टा एस इक्वल टू पी फॉर प्रोडक्ट माइनस। बात पकड़ में आया? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। हमको क्या मिलेगा? चेंज इन एंट्रोपी मिलेगा। पकड़ पा रही है बात को? चलिए आगे। यूनिट
ऑफ डेल्टा एस। डेल्टा एस इक्वल टू आप क्या जाने हैं बताइए? डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा टी नहीं, ओनली टी। डेल्टा एच आपका क्या है? एंथैल्पी, यानी कि एनर्जी। एनर्जी को किससे मेजर करते हैं? एनर्जी, ये रिएक्शन वाला एनर्जी किससे मेजर करते हैं? जूल। नहीं करते हैं? पर मोल बाय टेम्परेचर को केल्विन। ये टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? केल्विन से। नहीं पकड़ पाई? तो क्या हुआ? इसका पूरा यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल। ये आपका एसआई में आया, एसआई सिस्टम पे। ठीक, अगर आप इसको सीजीएस में लिखना चाहें तो सीजीएस में इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल की जगह बताइए जल्दी। जूल की जगह में क्या होगा? कैलोरी पर केल्विन पर मोल। काफी डालिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज। क्लासिफिकेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज। कितनी भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। सबसे पहले एंट्रोपी चेंज को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। पहला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। एंट्रोपी चेंज पहला नंबर को क्या कहते हैं? एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? उसकी अवस्था को बदलना, उसकी अवस्था को बदलना। इसका यह मतलब हुआ कि मान के चलिए कि आपके पास में कोई क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड को आप किस में बदल दिए? लिक्विड में बदल दिए। लिक्विड को किस में बदल दिए? गैस में बदल दिए। या ये भी बोल सकते हैं कि गैस है, गैस को आप किस में बदल दिए? लिक्विड में। फिर इस लिक्विड को किस में बदल दिए? सॉलिड में। ये रैंडमली नहीं होगा, लेकिन इसका अवस्था क्या होगा? आपका बदलेगा। चाहे वो गैस से डायरेक्टली सॉलिड बन जाए या सॉलिड से डायरेक्टली गैस भी बन जाए। और इस प्रकार का जो आपका बदलाव है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फेज ट्रांजिशन ही होगा ना, फेज ट्रांजिशन। पकड़ पाई होगी बात को? चलिए, दूसरा नंबर आपका होगा एंट्रोपी चेंज। सेकंड नंबर एंट्रोपी फेज इन्फेक्शन डज नॉट ओकर। समझिएगा बात को कि आप किसी सिस्टम का क्या चेंज कर रहे हो? एंट्रोपी को चेंज कर रहे हो, तब उसका फेज वहां पे नहीं बदलेगा। क्या मेरा बात समझ में आ गया? वहां पे उसका फेज नहीं बदलेगा। अगर आपका सिस्टम मान के चलिए क्या है? सॉलिड है, तो वो सॉलिड में ही रहेगा। क्या बात पकड़ में आया? अगर आपका लिक्विड है तो वो क्या रहेगा? लिक्विड में ही रहेगा। अगर आपका सिस्टम गैस पे है तो गैस पे ही रहेगा। कब? जब आप एंट्रोपी चेंज करेंगे तब भी। एंट्रोपी चेंज करने के पहले उसका स्टेट
अगर सॉलिड है तो एंट्रोपी चेंज करने के बाद भी उसका स्टेट क्या होगा, सॉलिड ही होगा। बात पकड़ में आया यहाँ पे? इस तरह से हम लोग एंट्रोपी चेंज को पहले दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बात पकड़ में आया? लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, एंट्रोपी चेंज फेज इन्फेक्शन डज नॉट ओकर। इसका जो फेज का जो क्या होगा, परिवर्तन है, वो वहां पे आपको नहीं दिखेगा। सॉलिड है तो सॉलिड ही, गैस है तो गैस, लिक्विड है तो लिक्विड। लेकिन यहाँ पे फेज ट्रांजिशन में आपने क्या देखा कि अगर आपका सॉलिड है और आप क्या चेंज कर रहे हैं, एंट्रोपी को बदल रहे हैं, तो साथ में उसका स्टेट भी क्या हो जाएगा, फेज भी बदल जाएगा। सॉलिड है तो गैस हो सकता है, सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, अगर लिक्विड है तो गैस हो सकता है, गैस है तो सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका फेज ट्रांजिशन होगा और एक में फेज ट्रांजिशन नहीं होगा। आप समझ गए? अगर हम आगे बढ़े तो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन को और दो भाग में बांट दिया जाता है। समझ पा रही है? कितने भाग में इसको और बांट दिया जाता है? दो भाग में बांट दिया जाता है। चलिए, पहला भाग को कहते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब समझ में आता है? क्या समझती है फ्यूजन का मतलब? टूटना, यानी कि आप इसको गलनांक समझ सकते हैं। फ्यूजन का मतलब यहाँ पे क्या समझेंगे? गलनांक। गलनांक का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता? कि कोई सॉलिड है तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, गलनांक। आप हिंदी में चाहे तो वहां पे लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लिख दें कि आपका सॉलिड है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। इसी को कहते हैं हम लोग एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का बेसिकली सॉलिड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया? चलिए, और एक को जानते हैं हम लोग, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन कि आपका स्टेट वहां पे क्या हो, लिक्विड हो, और वो किस में बदल जाए, वेपर में बदल जाए, यानी कि गैस में बदल जाए। समझ पाई? लिक्विड है और किस में बदल जाए, गैस में। क्या करने पर? उसका एंट्रोपी को चेंज करने पर लिक्विड किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। अगर कोई सॉलिड है और वो किस में बदले, लिक्विड में बदले, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। बात पकड़ में आया? चलिए, पहला टॉपिक हमारा क्या था, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास में क्या हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस हो, कोई भी स्टेट में हो, जो पहले का स्टेट को बदलकर दूसरा स्टेट में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन कहा जाता है। समझ में आया? लिखिए एक लाइन में, द ट्रांसफॉर्मेशन from one state और ये फेज ट्रांजिशन क्यों हुआ, वो तो पता चला कि आपने किसको बदला, एंट्रोपी को बदला। क्लियर? समझिएगा पॉइंट
कि आपके पास में क्या है, सॉलिड। आप यहां पे सॉलिड को क्या बनाए, लिक्विड बनाए। सवाल कि यहां पे एंट्रोपी घटेगी या बढ़ेगी? बात पकड़ में आ रहा है? इसीलिए हमने पीछे बोला था कि आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे कि आपने, आपके पास में सॉलिड है, सॉलिड को आपने क्या बनाया, लिक्विड बनाया, तो यहाँ पे आपका एंट्रोपी घटेगा या बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल्स था, यहाँ पे हमने क्या दिया, हीट एनर्जी दिया। हीट एनर्जी देने से इसका मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? समझ पा रही है? तो इस केस पे ये क्या करेगा, इसका एंट्रोपी इंक्रीज होगा। एंट्रोपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप ये लिक्विड को क्या बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं। समझिएगा पॉइंट को, लिक्विड को क्या बना रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं। मतलब यहां पे जितना एनर्जी है उस एनर्जी को निकाल रहे हैं, तभी तो वो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। सॉलिड को आपने क्या किया, एनर्जी दिया, तो वो क्या बना, लिक्विड बना। मतलब कि इसका एनर्जी बढ़ा, तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ता है तो साथ में उसका क्या बढ़ता है, एंट्रोपी बढ़ता है। अब ये दिया हुआ एनर्जी को आप क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे। मतलब गर्म किए है ना, तो इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो एनर्जी यहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। तो इस केस पे आपका एंट्रोपी क्या होगा, घटेगा। एंट्रोपी डिक्रीज करेगा। आया बात समझ में? दोनों ओर से आप समझ सकते हैं कि एनर्जी के बढ़ाने पर एंट्रोपी बढ़ती है, एनर्जी के घटाने पर एंट्रोपी घटती है। ठीक, दूसरा आप क्या समझ सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूल्स अगर ऑर्गेनाइज है तो एंट्रोपी कम है, अगर डिसऑर्गेनाइज हुआ तो एंट्रोपी, ये सॉलिड है तो इसका मॉलिक्यूल्स आपका ऑर्गेनाइज होता है, ये लिक्विड बना तो इसके अपेक्षा में इसका मॉलिक्यूल्स डिसऑर्गेनाइज होता है। तो जिसके पास का मॉलिक्यूल्स डिसऑर्गेनाइज है उसका एंट्रोपी ज्यादा होता है। क्लियर? आगे हमारा कौन सा टॉपिक आएगा, एंट्रोपी फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन है, देखिए इसी का दो भाग में हमने बांटा था। उसका एक भाग का नाम है हमारा क्या, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन किसको कहते हैं, कि अगर कोई हमारा क्या हो, सॉलिड स्टेट में हो और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। लिखेंगे द सॉलिड, the solid at the known as entropy of fusion. एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास में क्या है, आइस। आइस कैसा है, सॉलिड। ये किसमें बदलेगा आपका, वाटर में। किसमें बदलेगा, वाटर। वाटर कैसा होगा, लिक्विड। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। समझ पाई बात को? यस सर। आपने क्या देखा अभी, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई सॉलिड किसमें बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे देखा था कि आइस हमारा किसमें बदला, वाटर में बदला। और क्यों बदला, क्योंकि उसका एंट्रोपी को हमने चेंज कर दिया।
ठीक, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है आप एनर्जी समझ सकते हैं। ठीक, अगर उसको इस तरह से हुआ तो उसका आगे समझिए क्या होगा कि 10 द हीट अब्जॉर्ब्ड, हीट को क्या करेगा वो अवशोषित करेगा। अब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है अवशोषण, अवशोषित करेगा, अपनी ओर लेगा। बाय ए चेंज इन द लिक्विड स्टेट ऑफ 1 ग्राम सॉलिड इज कॉल्ड लैटेंट हीट। लैटेंट हीट का मतलब हुआ गुप्त उष्मा। 1 ग्राम आपके पास में क्या है सॉलिड है, समझिएगा मेरा बात को, कितना है 1 ग्राम सॉलिड है, उसको आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और 1 ग्राम जो आपका सॉलिड है वो किस में बदल गया लिक्विड में बदल गया। तो लिक्विड में बदलने के लिए 1 ग्राम सॉलिड कितना हीट को अब्जॉर्ब किया, और जितना हीट को अब्जॉर्ब किया वो हीट किसके नाम से जानते हैं लैटेंट हीट के नाम से जानते हैं, गुप्त उष्मा के नाम से जाना जाता है, गुप्त उष्मा के नाम से जाना जाता है। बात पकड़ में आया? चलो, कि आपके पास में 1 ग्राम ही है ना, क्या है सॉलिड है। मान के चले कि यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं आइस। आइस कैसा है सॉलिड है, इसको हम क्या करेंगे हीट देंगे तो ये किस में बदल जाएगा लिक्विड में बदलेगा। क्या लिक्विड में बदलेगा तो उसका क्वांटिटी चेंज होगा? 1 ग्राम है तो 1 ग्राम ही होगा। ये कितना होगा 1 ग्राम, इसका स्टेट क्या हो गया लिक्विड। तो ये सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए हम इसको क्या दिए हीट दिए। तो वो हीट कहाँ गया वो हीट कौन ऑब्जर्व किया ये सॉलिड आइस, और वही ऑब्जर्व हीट को लैटेंट हीट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? यस सर। समझने वाली बात कि ये हीट को ऑब्जर्व किया या हीट को निकाला? ऑब्जर्व किया। पकड़ में आया बात? यस सर। तो इसका डेल्टा H प्लस की माइनस एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक क्या प्लस होगा। ये हीट को अपने में क्या कर रहा है अब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है। उसको क्या कहते हैं इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? इंडोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं इंडोथर्मिक। और जो अपने से हीट को निकालता है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या बात पकड़ में आया? तो ये इंडोथर्मिक है, मतलब इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अब याद रखेंगे ये पॉइंट, क्लियर? बात पकड़ में आ रहा है? यूनिट तो आपको पता है, जूल पर केल्विन पर मोल, चाहे जो भी वैल्यू आए लेकिन प्लस में आएगा। और यूनिट आपका क्या होने वाला है जूल पर केल्विन पर मोल होने वाला है। बात पकड़ में आया आप? यस सर। अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब वाटर से क्या बना दें सॉलिड बना दें, तो ये अपना हीट को क्या करना होगा इसको रिलीज करना होगा। मतलब अपने को हीट को क्या करेगा वो रिलीज करेगा, मतलब हीट को बाहर करेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा एक्सोथर्मिक। तब इसका वैल्यू माइनस। अब पकड़ में आया बात? आगे ध्यान दीजिएगा। द हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब गलन, गलनांक जिसको हम बोल सकते हैं, गलनांक का हीट अब्जॉर्ब बाय ए चेंज इन द लिक्विड स्टेट ऑफ 1 मोल सॉलिड। हम आपके पास में क्या है 1 मोल सॉलिड है। 1 मोल सॉलिड को आप जितना हीट देंगे कि वो किस में बदल जाए लिक्विड में बदल जाए। बात पकड़ में आया? ऊपर वाला 1 ग्राम था, यही बात पकड़ने वाली है। ऊपर में क्या था 1 ग्राम, और यहाँ पे सॉलिड क्या है 1 मोल है। 1 मोल सॉलिड को आप कितना हीट देंगे
कि वो एक मोल सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज हो जाए। एंड विच इज द एंट्रोपी चेंज, साथ में उसका क्या बदलेगा, एंट्रोपी भी बदलेगा। इट इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। इसको हम लोग एंट्रोपी ऑफ क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। बात पकड़ में आया? यस सर। चलिए वही एग्जांपल लेते हैं फिर से। एग्जांपल 1 मोल क्या रहेगा आपके पास में, आइस। आइस मतलब स्टेट सॉलिड होगा। क्लियर? इसका एंट्रोपी को हम चेंज करेंगे, यानी कि सॉलिड से किस में बदलने वाले हैं, लिक्विड में बदलने वाले हैं। तब भी क्या उसका क्वांटिटी बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्या रहेगा, 1 मोल ही रहेगा, लेकिन स्टेट हमारा बदल जाएगा। आइस से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। स्टेट क्या हो जाएगा इसका, लिक्विड हो जाएगा। बात पकड़ में आया? तो यहां पर भी ये हीट को रिलीज किया या ऑब्जॉर्व किया, ऑब्जॉर्व किया। तो इसका जो वैल्यू आने वाला है डेल्टा एच, वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। और आपको ये तो पता है जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर? अब समझने वाली बात कि आपने यहाँ पे आइस कितना लिया था, 1 ग्राम। यहाँ पे क्या लिए हैं, 1 मोल। तो यहाँ पे 1 मोल कितने ग्राम के बराबर, जल्दी बोलिए, बताते हैं। अब जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है, मास। n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। होता है कि नहीं होता है? तो n इक्वल टू क्या होता है, W बाय m, मास बाय मोलर मास, है कि नहीं है। n कितना लिए हैं आप, 1 मोल। तो 1 इक्वल टू W बाय m, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आपको क्या मिलने वाला है, m इक्वल टू W। आपको पता है ये आइस है, आइस है मतलब वाट, पानी का ही रूप है ना। तो क्या इसका वैल्यू आपका क्या होता है, 18 ग्राम। बात पकड़ में आया कि नहीं समझ पाई? तो यहाँ पे 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 18 ग्राम ऑफ आइस, और वहां पे 1 ग्राम ऑफ आइस। कंफ्यूज है अभी भी? नहीं। बात पकड़ में पाई ना? कि ऊपर वाला क्या बोल रहा है, 1 ग्राम और 1 ग्राम आइस को हम लोग कन्वर्ट करने के लिए जो हीट दिए वो लैटेंट हीट कहलाया। जबकि 18 ग्राम आइस को आप लिक्विड करने के लिए जो हीट देंगे वो आपका क्या कहलाएगा, हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। बात पकड़ पाई? डाउट है? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे लैटेंट, लैटेंट का काम क्या था, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, नहीं था? कितना को, 1 ग्राम। समझेगी, सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहा था, ये लिक्विड में। और एक आपके पास में क्या आया, हीट ऑफ फ्यूजन, है कि नहीं, हीट ऑफ फ्यूजन। पकड़ पा रही है बात को? सपोज, मेरा बात को ध्यान से सुनिए, कि लैटेंट हीट को, लैटेंट हीट में आपने सॉलिड से क्या कराया, लिक्विड में कन्वर्ट कराया। तो मान के चलिए यहाँ पे जो आपको डेल्टा एच मिला, क्या मिला, डेल्टा एच मिला, वो 4 जूल पर केल्विन पर मोल मिला। मान के चलते हैं समझने के लिए कि कितना मिला, 4 जूल पर केल्विन पर मोल मिला। बात पकड़ में आया? तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 1 मोल का हीट ऑफ फ्यूजन कितना, मेरा क्वेश्चन समझ पकड़ पाई? कि लैटेंट हीट में 1 ग्राम आइस को हम क्या किए,
लिक्विड में कन्वर्ट किए तो आपको एनर्जी कितना मिला? 4 जूल पर केल्विन पर मोल मिला। 4 यहाँ पे हम सिर्फ मान के चल रहे हैं, आप 3 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, 8 भी मान सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए। ठीक, तो इस केस में देखिए हीट ऑफ फ्यूजन आपको क्या मिलने वाला है, ये मेरा सवाल है। कितना मिलने वाला है? डेल्टा H इक्वल टू कितना है? 4 इंटू, पकड़ पाई बात को आप कि डाउट है? क्योंकि हम समझ गए थे यहाँ पे भी कि 1 ग्राम आइस 1 मोल वाटर 18 ग्राम के बराबर होता है। तो अगर ये 1 ग्राम कितना देता है? 4 जूल पर केल्विन पर मोल का एनर्जी देता है, तो हमको 18 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना हमको क्या मिलने वाला है? एनर्जी, यानी कि एंट्रोपी चेंज मिलने वाला है। बात पकड़ में आया? गुना कीजिए, 72 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आंसर होगा। आप ध्यान देंगे जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तब। क्लियर? डाउट है किसी को यहां पे कि ये वैल्यू हम सिर्फ समझने के लिए हैं, क्वेश्चन पे आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा, समझ पा रही है ना? Yes, लेकिन आप इस तरह से करेंगे, लिख लीजिएगा क्वेश्चन, क्या बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि वी नो दैट, बोलिए, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, या पढ़ चुके हैं? अब यहाँ पे गिवन जो दिया हुआ है, बोलिए गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। आइस दिया हुआ है, आइस कितना दिया हुआ है? 1 मोल। नहीं दिया हुआ है? प्रेशर 1 atm दिया हुआ है? नहीं? टेम्परेचर दिया हुआ है 273 केल्विन। डेल्टा एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, चलिए बोले। डेल्टा एच फ्यूजन भी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है? डेल्टा एच फ्यूजन। देखिए कितना है? 6.025 किलो जूल पर मोल। क्या दिया हुआ है? किलो को हटा दीजिए, किलो को हटाएंगे तो 1000, तो ये पॉइंट आपका गायब हो जाएगा। नहीं समझ पाई? तो सीधे क्या हो जाएगा? 6025 जूल पर मोल। बात पकड़ में आया? अब बना पाएगी कि नहीं बनेगा? डेल्टा एस इक्वल टू क्या लिखे हैं? डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच का क्या वैल्यू? 6025 बाई 273। जल्दी सोल्व करके बताइए हमको आंसर कितना आया? 22.06 जूल पर केल्विन पर मोल।